गुड मॉर्निंग 10th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र में पार्ट 1 विकास के आगे का भाग पढ़ेंगे। अभी तक हम विकास के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि किस तरह से विकास में सभी का लक्ष्य, विकास की जब बात होती है तो सभी का लक्ष्य और उद्देश्य अलग अलग होता है। फिर हमने देखा था कि अलग अलग राज्यों में विकास किस तरह से होता है। फिर इसके बाद विकास को हम सही मायने में किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी देश के आर्थिक विकास के आंकड़ों को हम कैसे देखते हैं। तो वहाँ हमने देखा था कि प्रति व्यक्ति आय का उसमें प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे आज सार्वजनिक सुविधाएं। ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल की औसत व्यक्ति की आय से अधिक है, जबकि केरल में साक्षरता का औसत अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वह केरल से पीछे है। कारण यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन जीने की आवश्यकता हो। जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा है तो आप सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। नागरिक कितनी भी भौतिक वस्तुओं सेवाओं का प्रयोग कर सकता है। इसके लिए आय अपने आप में संपूर्ण रूप से पर्याप्त सूचक नहीं है। उदाहरण के लिए सामान्यतः आपका द्रव्य आपके लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता, बिना मिलावट की दवाएं आपको नहीं दिला सकता। और इसके अलावा जब तक आप ऐसे समुदाय में ही जाकर नहीं रहने लग जाते जहां ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं, द्रव्य आपको संक्रामक बीमारियों से नहीं बचा सकता जब तक आपका पूरा समुदाय इनके बचाव के लिए कदम नहीं उठाता। वास्तव में जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका इन वस्तुओं और सेवाओं को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराना है। किसी स्थानीय इलाके के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अति सस्ता है। हर घर के लिए अलग अलग सुरक्षा गार्ड है। अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता तो क्या तुम पढ़ पाओगे? यह आवश्यक नहीं कि जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं सेवाएं खरीद सके। ये तो हमने जब पढ़ा तो हमें पता चली गया है कि ज़रूरी नहीं कि हर बार रुपया पैसा काम आए। वास्तव में जीवन बहुत सी चीज़ों के लिए सबसे अच्छा और सस्ता तरीका वस्तुओं और सेवाओं में सामूहिक रूप से उपलब्ध है। किसी स्थानीय इलाके के सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना अधिक सस्ता है, फिर चाहे वह अलग अलग घर में अलग अलग सुरक्षा गाड़ी रखना क्यों ना हो। अगर आपके गांव या इलाके में आपके अतिरिक्त कोई और पढ़ने में रुचि नहीं रखता तो क्या तुम पढ़ पाओगे? जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में पढ़ने भेजने की क्षमता न रखती हो। बहुत से अन्य बच्चे पढ़ना चाहते हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि सरकार को स्कूल खोलने चाहिए, अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे सभी बच्चों को पढ़ने का अवसर मिले। अलग अलग क्षेत्रों में या बहुत से क्षेत्रों में बच्चे, मुख्य रूप से लड़कियां, उच्च विद्यालय शिक्षा नहीं ले पाती क्योंकि उनके एरिया में ये सुख सुविधा नहीं होती। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में है। इसी प्रकार कुछ अन्य राज्यों में जब हम देखते हैं तो ठीक प्रकार से वहाँ कार्य होता है। ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षणिक उपलब्धि ही क्यों ना हो, यहाँ शिक्षा का स्तर ज़्यादा अच्छा है। यहाँ के हर क्षेत्र में सब, चाहे वो कोई सी भी वर्ष के हो, वो पुरुष हो या महिला हो, ये साक्षरता में ज़्यादा अच्छे हैं। इसके अलावा मानव विकास रिपोर्ट क्या कहती है कि एक बार यह बात समझ में आ जाए कि आय का स्तर महत्वपूर्ण है या विकास का मापदंड मापने में अपर्याप्त है। ऐसे मापदंडों की सूची लंबी हो सकती है, वह इतनी उपयोगी नहीं रहेगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों की कम संख्या में आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक जैसे हमने केरल हरियाणा की तुलना करने के लिए किया प्रयोग। एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा है।
2020 की मानव रिपोर्ट के कुछ संबद्ध आंकड़ों पर दृष्टि डालना रुचिकर होगा। और यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना में लोगों के शैक्षिक स्तर और उसकी स्वास्थ्य स्थिति प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। जैसा कि यहाँ कुछ आंकड़े दे रखे हैं, श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। ये सकल राष्ट्रीय आय, ये जन्म के समय संभावित आय और विद्यालयी औसत आयु और विकास में मानव विकास सूचकांक, इसको कहा जाता है HDI सूचकांक। इसमें कितने देश हैं? 189 देश। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है। उसकी तुलना की जा सके इस तरीके से भी की जाती है कि $1 किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तु सेवाएं खरीद सके। एक छोटा देश श्रीलंका हर विषय में भारत से आगे है और बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है। नेपाल और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कम है, फिर भी वे भारत की आयु संभाविता से पीछे हैं। HDI के परिकलन के लिए बहुत से सुधारों का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा मानव के विकास के पहले यह स्पष्ट कर दी गई है कि विकास महत्वपूर्ण है। इसमें नागरिकों का स्वास्थ्य कल्याण सबसे अधिक जरूरी है। विकास की धारणीयता, विकास की धारणीयता क्या है कि हमने विश्व को अपने पूर्वजों के उत्तराधिकार से प्राप्त नहीं किया, हमने इसे अपने बच्चों के से उधार लिया है। तो हम विकास को जिस तरह से परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक विशेष देश काफ़ी विकसित है, विकास का यह स्तर ऊंचा हो या कम हो, भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहेगा। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है। भारत में जो भूमिगत जल का उदाहरण है उसके बारे में यहाँ बताया है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल की अति उपयोगिता होने से गंभीर संकट पैदा हो सकता है। 300 जिलों में सूचना मिली है कि वहाँ पिछले 20 सालों से पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक गिरावट आई है। पहले क्या था, 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा था लगभग देश, लेकिन 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा है। और कृषि की दृष्टि से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर भूमिगत जल का उपयोग किया जा रहा है। इस वजह से भी क्या हो रहा है, भूमिगत जल का स्तर क्या हो रहा है, वो गिर रहा है। भूमिगत जल नवीकरणीय साधन का उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहाँ भी हम इन साधनों का अति उपयोग नहीं कर सकते। इसका पुनः पूर्ति से अधिक उपयोग कर सकते हैं भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रहा हो। वो बरसात भी अच्छी होगी तो भूमिगत जल का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। वर्षा के प्रयोग से के बाद समाप्त हो जाता है इसका स्तर। इन संसाधनों का धरती का एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इनमें कई लाखों वर्षों लग जाते हैं इनको होने में। इसी तरह जब ज़मीन में कच्चा तेल निकालते हैं तो वह गैर नवीनीकरणीय संसाधन है। तेल एक ऐसा स्रोत मिल सकता है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी ना हो। तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, तो मध्य पूर्व में भंडार है, लेकिन अवधि इसकी 70 वर्ष में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी भंडार है, लेकिन इसकी अवधि कितनी है, 10 वर्ष लगभग। और विश्व में इतनी है 1696 मिलियन बैरल में, जबकि भंडारों में चलने की अवधि इसकी कितनी है, 50 लगभग। तो इस प्रकार से अधिक महत्वपूर्ण बात यह बताती है कि कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहे तो ये भंडार कितने वर्ष चलेंगे संपूर्ण विश्व के लिए। अलग अलग देशों में 50 वर्षों में ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। भारत जैसे देश में आयात पर निर्भर है, जिसके पास तेल के पर्याप्त भंडार ही नहीं है, तेल की कीमतें बढ़ती जा रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश जिनके पास भंडार कम है, इसे सैन्य और आर्थिक शक्ति के द्वारा पाना चाहते हैं। प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि क्या किसी देश की विकास प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है या नहीं। इस पर हम चर्चा जारी है और चर्चा करेंगे कि भारत को कच्चे तेल का आयात करना पड़ता ही है। इस प्रकार से देखा जाए तो पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। यह एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं रह गया।
हम सबका भविष्य परस्पर जुड़ा हुआ है। विकास की धारणीयता तुलनात्मक स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। विकास की प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। हमें व्यक्तिगत स्तर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं और हमारा लक्ष्य क्या है। इसलिए विकास पर बहस तो जारी रहेगी। हम इतना ही जान चुके हैं कि विकास के लिए ये सारी बातें निर्भर करती हैं। यहाँ तक आपको इस वीडियो को, इस पाठ को पढ़ना है।